अस्सलाम वालेकुम। 2018 में पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुआ था उस इलेक्शन की थीम थी एहतसाब, अकाउंटेबिलिटी, करप्ट माफिया के अगेंस्ट स्ट्रिक्ट किस्म के एक्शंस। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबसे ज्यादा करप्शन के खिलाफ नारे लगाए, करप्शन के खिलाफ बहुत ज्यादा सबूत पेश किए, रिपोर्ट्स पेश की। इमरान खान ने अपने आप को करप्शन के अगेंस्ट खड़े होने वाली सबसे बड़ी फोर्स करार दिया। लिहाजा 2018 के इलेक्शंस के अंदर इमरान खान को सबसे ज्यादा वोट पड़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आ गई। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह का एहतसाब करना चाहती थी, स्टिल अभी तक वो एहतसाब उस तरह से नहीं हो पाया। इमरान खान जो करप्ट टोले के खिलाफ एक्शंस लेना चाहते थे वो अभी तक नहीं ले सके और इसकी कई बड़ी टेक्निकल किस्म की वजूहात हैं। नैब इस वक्त अपना काम कर रहा है, लेकिन नैब को अपना काम कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। नैब के अंदर काफी ज्यादा कमजोरियां हैं जिनको हाईलाइट किया गया है, जिनके ऊपर बात की गई है। उन कमजोरियों को दूर करने की इंतहाई अशद जरूरत है। बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि जब नैब पाकिस्तान के करप्ट तरीन टोले के पीछे जाएगा तो फिर नैब के पास ठीक ठाक किस्म की ताकत होनी चाहिए। पाकिस्तान में मौजूद करप्ट टोला ठीक ठाक ताकतवर है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, वो नैब को पिछाड़ने की ताकत रखते हैं। अब नैब को अपनी तमाम तर कमजोरियों का पता था, लिहाजा नैब ने इसके ऊपर काफी अरसे से काम शुरू कर दिया था और नैब ने अब कई तरह की सिफारिशात बनाई हैं जिनके ऊपर अमल करना बेहद जरूरी है। नैब ये चाहता है कि इन तमाम सिफारिशात पे अमल करके इसे मजीद ताकत फराहम की जाए, रिसोर्सेज फराहम किए जाएं, ताकि जितने भी नैब के केसेस हैं उनको फौरन से डील करके जो भी करप्ट लोग हैं उन्हें सजा दी जाए। इमरान खान इस बात के फेवर में है, एस्टेब्लिशमेंट इस बात के फेवर में है, पाकिस्तान की अदलिया इस बात की फेवर में है। मगर ये सब कुछ होगा कैसे और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नैब से मुतल्लिक कौन से मसाइल हैं जिनकी वजह से करप्ट टोला बचता जा रहा है, ये हमारी आज की वीडियो का डिटेल्ड किस्म का मौजू है। मैं आपको बताऊंगा कि ये करप्ट टोला नैब से कैसे बच जाता है, नैब के अंदर कौन से टेक्निकल मसाइल हैं जिनको एड्रेस किया जा रहा है। पाकिस्तान में करप्शन के खिलाफ एक बहुत बड़ी ताकत जमा कर ली गई है और अब करप्ट टोले के ऊपर इंतहाई सख्त किस्म का हाथ डाला जाने लगा है। ये बात जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही करप्शन है। पाकिस्तान को जितने कर्जे मिले हैं, जितनी इमदाद मिली है, जितनी पाकिस्तान ने एज ए कंट्री रेवेन्यू जनरेट किया है, इस सारे पैसे का एक बहुत बड़ा हिस्सा करप्शन की नजर हो चुका है और यही वजह है कि पाकिस्तानी अवाम आज गरीब है। जब तक इस करप्शन का एहतसाब नहीं होगा पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। ये बात नहीं, ये एक फैक्ट है। जितना पैसा पाकिस्तान में करप्शन के जरिए बाहर लेकर जाया गया है, अगर उसका 10% भी शायद पाकिस्तान की अवाम पर लग जाता तो पाकिस्तान की अवाम आज बेहद खुशहाल होती। लेकिन उसके बरक्स हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान के चंद सियासी खानदान बेहद खुशहाल हैं। अनफॉर्चुनेटली ये वही सियासी खानदान है जिन्होंने मुख्तलिफ अदवार में आकर पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत की और बेपनाह करप्शन की है। अब पाकिस्तान में आने वाले कुछ अरसे में होने क्या वाला है, करप्शन के अगेंस्ट एहतसाब कैसे होगा, नैब को किस तरह से ताकतवर बनाया जा रहा है, इमरान खान, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की आला अदलिया आने वाले कुछ अरसे में क्या बड़े फैसले करने वाले हैं, क्या चीजें इंप्लीमेंट करने वाले हैं। इन तमाम बातों की तफसीलात जानने से पहले चैनल के ऊपर नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद और आप सबसे ये इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ बने हुए बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी रोज नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त मिल सकें। इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक जरूर करें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर जरूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। नैब से मुतल्लिक तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को एक इंतहाई अहम खबर दे दूं कि पाकिस्तानी अवाम आने वाले कुछ अरसे में इस बात के लिए मेंटली तैयार रहें कि पाकिस्तान में एक रेफरेंडम हो सकता है। अब पाकिस्तान के अंदर ये होने वाला रेफरेंडम किस चीज के बारे में होगा, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, इसकी दीगर क्या तफसीलात होंगी, ये इंशाअल्लाह अजीज आपको आने वाले कुछ अरसे में किसी वीडियो में मैं तफसील के साथ बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि ये रेफरेंडम पाकिस्तान की पूरी शायद तारीख को बदल दे, पाकिस्तान का धारा बदल दे, पाकिस्तान की डायरेक्शन बदल दे। अब आते हैं दोस्तों नैब की तरफ। नैब का सबसे बड़ा मसला ये है कि नैब के पास वो रिसोर्सेज नहीं है। मिसाल के तौर के ऊपर पूरे पाकिस्तान में इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान नैब की टोटल कोर्ट्स, टोटल अदालतों की तादाद है 22। जी हाँ, सिर्फ 22। इसके बरक्स पाकिस्तान में इस वक्त नैब के पास
पास सिर्फ करप्शन के रेफरेंसेस या केसेस की तादाद है 1200 प्लस। अब आप खुद सोचें, 22 अदालतें हैं और 1200 पूरे पाकिस्तान में नैब के पास करप्शन के रेफरेंसेस हैं। इसमें एंटी करप्शन, बैंकिंग कोड्स वो बिल्कुल अलग हैं। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं नैब के पास मौजूद करप्शन रेफरेंसेस की। इसके अलावा नैब के पास टोटल एम्प्लॉइज या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की तादाद है 750। अदालतों के अंदर नैब को रिप्रेजेंट करने वाले प्रोसिक्यूटर्स या वकला की कुल तादाद है 81 यानी कि 81। अब आप जरा अंदाजा लगाएं कि क्या नैब के पास वो रिसोर्सेज हैं कि वो पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोगों की तरफ हाथ बढ़ाए। ये करप्ट तरीन लोग पाकिस्तान में इंतहाई ताकतवर भी हैं। नैब का एक वकील बेचारा, अगर आप अंदाजा करें तो उसके पास केसेस की लाइन लगी होती है। अब वो एक केस के ऊपर कितना ज्यादा फोकस कर सकेगा। इसके दूसरी जानिब जो करप्ट टोला है वो पाकिस्तान के महंगे तरीन वकील हायर करता है। उन वकला की अपनी आगे टीम्स होती हैं, वो केस के ऊपर प्रॉपर काम करते हैं, वर्क थ्रू करते हैं, उसकी डिटेल्स में जाते हैं, उन डिटेल्स में से किसी एक पॉइंट को पिक कर लेते हैं, उसकी बेस के ऊपर वो लोग कोर्ट में आते हैं और नैब के वकील को पिछाड़ कर उधर मारते हैं। रीजन क्या कि नैब का वकील ओवरबर्डन होता है, उसके पास केसेस की तादाद बहुत ज्यादा होती है, लिहाजा वो हर केस के ऊपर उस तरह से फोकस नहीं कर पाता। करप्ट टोले को उनके वकला बचा जाते हैं। सेम गोज विद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स, उनकी तादाद कम है, केसेस की तादाद ज्यादा है। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रॉपरली काम नहीं कर पाते क्योंकि ये भी ओवरबर्डन होते हैं। इसमें एक और टेक्निकल पॉइंट है और वो ये है कि जो पिछले दौर गुजरे हैं हुकूमतों के, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत कह लें, जरदारी साहब की हुकूमत कह लें, इन लोगों ने अपना इन्फ्लुएंस लड़ाया, अपना असर रसूख इस्तेमाल किया। इन लोगों के अपने कई बंदे नैब के अंदर भर्ती हो गए। अब नैब के अंदर जो इन लोगों के अपने भर्ती किए हुए लोग हैं वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स भी हैं और वो ऊपर के लेवल के ऊपर भी बैठकर काम कर रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं कि इनके आका के अगेंस्ट जो भी नैब के अंदर रेफरेंस दायर किया जाता है, उसकी जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये उस इन्वेस्टिगेशन में कोई ना कोई चीज छोड़ जाती है, कोई ना कोई कमी बेशी कर जाते हैं, कोई दो नंबरी कर जाते हैं, जिसका फायदा इनके करप्ट टोले या इनके करप्ट जो आका हैं उनके जो वकला होते हैं वो उठाते हैं। करप्शन किंग्स जितने भी हैं उनके वकला वही पॉइंट्स उठाते हैं जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स या किसी और ने दो नंबरी की होती है। वो वीक लिंक होता है, वीक पॉइंट होता है। नैब के प्रोसिक्यूटर के सामने इसी वीक लिंक को मैनिपुलेट किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है, अदालत के सामने यही वीक पॉइंट रखा जाता है। इवेंचुअली क्या होता है, नैब का प्रोसिक्यूटर या तो केस हार जाता है या केस में लंबी लंबी डेट्स पड़नी शुरू हो जाती हैं। करप्शन केसेस में पाकिस्तान के अंदर 3-3, 4-4 महीने की डेट्स तक दी जाती। सो करप्ट टोला या तो आइदर बरी हो जाता है, रिहा हो जाता है, बरी जिम्मा हो जाता है, या फिर लंबी लंबी तारीखों में वो अपने मजे लूटता रहता है। सो इन शॉर्ट नैब के पास रिसोर्सेज कम है। अब इसका सोल्यूशन ये निकाला गया है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गुलजार ने ये ऑर्डर पास किया है कि नैब की अदालतों की तादाद में इजाफा किया जाए, प्रोसिक्यूटर्स की तादाद में इजाफा किया जाए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की तादाद में इजाफा किया जाए। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की जो भर्ती की जाएगी उस सारे अमल को साफ और शफाफ रखा जाए। ऑब्वियस सी बात है, जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की तादाद ज्यादा होगी, उनकी भर्ती किसी भी सियासी बेस के ऊपर नहीं की गई होगी। ये लोग ईमानदारी से अपना काम करेंगे, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कोई लूप होल नहीं छोड़ेंगे, वीक लिंक नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद इनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर प्रोसिक्यूटर्स की तादाद ज्यादा होने की वजह से एक प्रॉपर वकील इनको मिल जाएगा जो सिर्फ एक केस को डील करेगा या ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 केसेस को डील करेगा। प्रोसिक्यूटर बिल्कुल ओवरबर्डन नहीं होगा, वो प्रॉपर केस की तैयारी कर चुका होगा, वो अदालत में अच्छे तरीके से नैब को रिप्रेजेंट करेगा, हुकूमत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा। इसका फायदा क्या होगा कि आपको इन्वेस्टिगेशन भी प्रॉपर मिल गई, प्रोसिक्यूटर अच्छा मिल गया जो ओवरबर्डन नहीं है, केस का प्रॉपरली थॉरोली वो स्टडी करके आया हुआ है। अदालतों की तादाद ज्यादा होने की वजह से केसेस रेगुलरली सुने जाएंगे, डेली बेसिस के ऊपर उनकी समातें होंगी। तो इंशाअल्लाह अजीज करप्शन के अगेंस्ट जो कार्रवाई होनी चाहिए वो शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बेहद जबरदस्त फैसला है। इससे करप्शन के अगेंस्ट ठीक ठाक किस्म की आपको ताकत मिलेगी लड़ने की। ये बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी इस फैसले के पीछे है, पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान भी इस फैसले के पीछे हैं। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की अपनी पार्टी में इस फैसले के खिलाफ नाराजगी पाई जाती है। वो नाराजगी क्यों पाई जाती है वो आप खुद ही समझ लें। यहाँ मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि ये तमाम चीजें इंप्लीमेंट होने में आपको तकरीबन 2020 का पूरा साल लग जाएगा। उसी
वक्त आपको वो रेफरेंडम भी होता हुआ नजर आ जाएगा जिसकी मैंने वीडियो के शुरू में बात की थी। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि पाकिस्तान में करप्शन का खात्मा हो, पाकिस्तान तरक्की करे। वीडियो के आखिर में दोस्तों आप लोगों से ये सवाल करूंगा कि आप लोग क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान में जिस रेफरेंडम की बात हो रही है वो रेफरेंडम किस बारे में है? क्या वो निजाम को तब्दील करने के बारे में है या फिर वो किसी और हुकूमती सेटअप के बारे में है? इस मामले के ऊपर आप लोग क्या राय रखते हैं, मुझे अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और दीगर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप दोस्तों से एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।